तो नमस्कार फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग बिहार का हिस्ट्री का अध्ययन करने वाले हैं। यह नोट्स मैंने बीपीएससी प्रीलिम्स को मद्देनज़र रखते हुए बनाया है। आइए इसके माध्यम से हम लोग कुछ अध्ययन करते हैं। अगर आप लोग बिहार के कोई भी फॉर्म अप्लाई किए हैं तो इसे अवश्य देखिएगा। प्रश्न बिहार के हिस्ट्री है, सबसे पहले स्टार्ट किए हैं, फिर इसके बाद बिहार का भूगोल, बिहार का पॉलिटी, इन्हीं सब में आपका प्रश्न जो रहने वाला है एग्ज़ाम में अवश्य देखने को मिलेगा। आइए आपको बताते हैं इसकी हिस्ट्री। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बिहार की, यहाँ पे बताते चले बिहार की उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखिए, आप लोग जो मैप में देखते होंगे इस टाइप का वर्तमान बिहार, पहले इस जगह पे आदमी नहीं रहते थे, आदमी ही रहते थे, लेकिन यहाँ पे बताते चले, यहाँ पे बौद्ध भिक्षुक अधिकतर मात्रा में रहते थे। कौन? बौद्ध भिक्षुक। तो बौद्ध भिक्षुक अधिकतर मात्रा में रहते थे। यहाँ पे जो वर्तमान बिहार का मैप देखते हैं तो यहाँ पे बौद्ध भिक्षुक अत्यधिक मात्रा में रहते थे। और उनके जो जगह था, उनका जिस जगह पे रहते थे उसको विहार बोला जाता था। क्या बोला जाता था? विहार, जिससे हमारे बिहार की उत्पत्ति हुई है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो यहीं पे वो लिखा गया, बौद्ध मठों की अधिकता, बौद्ध निवास स्थान था। फिर इसका एक और रीज़न है कि बिहार शब्द उत्पत्ति देखने को कहाँ से मिलती है। तो एक किताब है, किताब का नाम है तबकाते नासिर। ये भाई कैसा किताब है तबकाते नासिर? तो ये जो है मिनहाज सिराज लेखक द्वारा लिखा हुआ किताब है। और इसमें बताया गया है कि एक तुर्की का मुस्लिम शासक थे जिनका नाम था बख्तियार खिलजी। तुर्की का मुस्लिम शासक थे जो बख्तियार खिलजी हैं, और इन्होंने पूरे बिहार को जीत लिया था। तो यहाँ पे उस टाइम में भी इस बात को लिखा गया था कि बिहार को जीतने वाला प्रथम शासक बख्तियार खिलजी है। तो वहाँ से भी हम लोग को ज्ञान मिलता है कि हाँ, एक बिहार भी है, बिहार का भी अस्तित्व है। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी है समझ में आ रही होगी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो दो सवाल यहाँ से पूछे गए हैं बीपीएससी में। बख्तियार खिलजी के अनुसार किस किताब में बिहार शब्द देखने को मिला है? तो तबकाते नासिर। और किसका लेखक है? तो यहाँ पे मिनहाज सिराज ने लिखे हैं। और यहाँ पे क्या बताया गया है? तो बख्तियार खिलजी ने बिहार को लूटा है। और यहाँ पे विहार क्या है? तो पहले बौद्ध भिक्षुक रहते थे, उसी के माध्यम से यह बना है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ से जैसे भी प्रश्न पूछेगा, चाहे कैसे भी घुमा कर, तो आप लोग यहाँ पे बता देंगे। इसी का फुल नोट्स भी देख लेते हैं। तो आइए यहाँ से बिहार का एक सामान्य परिचय देख लेते हैं। फैक्ट कुछ है, फैक्ट तौर पे बनाए गए हैं नोट्स, और यहाँ पे आपका सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होते जाएगा। जो कि पहला पॉइंट है कि प्राचीन काल से ही बिहार का इतिहास गौरवशाली रहा है। इसमें ज़्यादा समय नहीं देंगे, इस लाइन में ज़्यादा तथ्य नहीं कह रहा है। प्राचीन काल में जो है बिहार का इतिहास जो है हमारा गौरवशाली रहा है। और दूसरा जो है, बिहार के विषय में हमें पहली जानकारी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से प्राप्त होता है, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया था। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है, और वहाँ से हमें बौद्ध भिक्षुकों के रहने का निवास स्थल का पता चलता है। भारी मात्रा में थे और उनके मठ था, मठ का ही नाम विहार बोला गया, और धीरे धीरे विकसित होकर बिहार बन गया। यहाँ पे बताते चले, और यहाँ पे बताया गया शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है। वहीं पॉइंट है नीचे थर्ड में देखिए, बोला गया कि प्राचीन समय में इस क्षेत्र के बिहार नाम से जाना जाता था। यानी जब जहाँ बौद्ध भिक्षुक रहते थे उसे विहार कहा जाता था। चूँकि इस क्षेत्रों में बौद्ध भिक्षु का अधिकता के कारण यह क्षेत्र बौद्ध मठों का एक प्रमुख केंद्र था, जो कि आपको मैंने शुरू में ही बता दिया था। ये उसका फुल नोट्स है, मैंने शॉर्ट नोट्स पहले बता दिया था, आपको समझा दिया था। यहाँ से आपका सारा डाउट क्लियर होते जा रहा होगा। नेक्स्ट है कि 12वीं सदी की बात होती है। 12वीं सदी मतलब का 1100 कुछ, 1100 समथिंग। अभी चल रहा है 2025, तो इसको कौन सा सदी बोलेंगे, कैसे पहचान करेंगे? तो देखिए, जो वर्ष चल रहा होगा, जैसे मान लीजिए 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया, तो 1498 है, तो इसको सदी में कैसे बोलेंगे? जो ईयर चल रहा है, यानी जो 100 सैकड़ा में, यानी 1400, यह क्या है 2000, तो 1400 हो रहा है और 1400 से आगे है, ठीक है। तो 1400 से आगे है तो यानी 1400 कुछ, तो इसको बोलेंगे 15वीं सदी। इसके बाद वाले एक जोड़ देंगे और 15वीं सदी में इसको बोलेंगे। यहाँ पे 2025 है, इसका क्या होगा? तो 20 है, तो इससे एक साल आगे यानी 21वीं सदी। तो उम्मीद करते हैं 12वीं सदी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा।
तो बताया गया कि 12वीं सदी यानी 1100 कुछ का स्थिति है कि भारत पर कई तुर्की आक्रमण हुए। इसी काल में बिहार जीतने वाला पहला तुर्की बख्तियार खिलजी, तुर्की शासक बख्तियार खिलजी के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इतिहास का तो उस समय कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं था, सब साक्ष्य के आधार पे देखा जाता है। उन्हीं में से एक साक्ष्य है आपका, देखा जाए तो, बात किया जाए तो एक किताब का नाम है जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि हमारे 12वीं सदी में क्या क्या हुए थे बख्तियार खिलजी द्वारा, जो कि विषय में हमें जानकारी मिलती है। आखिर यह किताब को लिखा कौन? तो देखिए यहाँ पे बिहार पर तुर्की आक्रमण के विषय में जानकारी हमें तबकाते नासिरी से, तबकाते नासिर किताब है, शुरू में बता दिया था, उसी से हमें जानकारी यह मिली, क्योंकि उस समय का रिकॉर्डिंग तो था नहीं कि हम लोग देखिए कि बख्तियार खिलजी आया था बिहार को लूटा था, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो यहाँ पे एक किताब था जो मिन्हाज सिराज ने लिखे थे, उसमें इस बात की पुष्टि की गई थी और इसमें इस बात को बताया गया था कि बिहार पर तुर्की आक्रमण हुआ था, बख्तियार खिलजी ने किया था। उम्मीद करते हैं इस पृष्ठ का सारा आपको समझ में आ गया है फैक्ट्स, और आइए आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ पे और भी फैक्ट बताया गया है कि बिहार की हमें इतिहास और कहाँ कहाँ से मिलता है देखने के लिए यहाँ पे समझेंगे दोस्तों। बताया जा रहा है कि पाषाण काल के दौरान से ही बिहार के लोगों के रहने का साक्ष्य प्राप्त होता है। जैसा कि पाषाण काल क्या है, तो पाषाण काल में पूरा पाषाण काल के बारे में सबसे पहले हमें साक्ष्य मिलती है बिहार हिस्ट्री की। तो इस काल में ऐसा कुछ बताया जाता है कि इस काल के दौरान बिहार के दक्षिणी हिस्से में लोगों के रहने का साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है। जैसा कि बिहार के दक्षिणी हिस्से कौन से है, तो गया हो गया। गया में जेठिया नामक स्थल से हमें प्राप्त होता है कि लोग यहाँ पे रह रहे थे प्राचीन समय में। तो देखिए जानकारी इतिहास का अगर ग्रहण करना है तो हमें शिलालेख से, सिक्के से, पांडुलिपि से, यही सब मुख्य मुख्य सोर्स हैं जिससे हमें इतिहास मिल पाती है, इतिहास की जानकारी हो पाती है। तो यहाँ पर लोगों के रहने का भी साक्ष्य मिला है, तो यानी इसको बोलते हैं साक्ष्य। साक्ष्य के आधार पर ही इतिहास का ग्रहण कर पाते हैं। तो यहाँ से पहला साक्ष्य तो मिल गया कि गया से भी जेठिया नाम के, मुंगेर से, नालंदा से पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं, जैसे खुरपी हो गया, कुल्हाड़ी हो गया, चाकू हो गया, इत्यादि सभी साक्ष्य मिले थे। वहीं पे बात कर लेते कि मध्य पाषाण काल में क्या स्थिति थी लोगों की। तो मध्य पाषाण काल के दौरान भी बिहार के मुंगेर जिला से निवास स्थल का लोगों का साक्ष्य मिलता है, यानी लोगों के रहने की जानकारियाँ मिलती है। कहाँ से, तो आपको बता दें मुंगेर जिला से, मुंगेर जिले में लोगों को रहने का साक्ष्य मध्यकाल से मिलता है। यहाँ से नव पाषाण काल में मुख्य इम्पोर्टेंट यहाँ से ये बात आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो नव पाषाण काल है, यहाँ पे एक चिरांद जगह है जो कि सारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वर्तमान समय में, वहाँ से हड्डी मिला था। क्या मिला था? हड्डी। इस बात को याद रखना। सेनुआर एक बलुआ पत्थर है जो कि रोहतास में देखने को मिलता है काफ़ी मात्रा में। पटना से भी नव पाषाण काल में कुछ साक्ष्य मिला था जो कि मनेर जगह से, और वैशाली के चेचर से मिला था, और गया के ताराडीह से भी मिला था। आपको मैंने क्या इसमें नोट पॉइंट करने के लिए बोला है कि चिरांद से हड्डियों के द्वारा निर्मित औजार प्राप्त हुआ है जो कि देश भर में वर्तमान समय में भी चर्चित है। तो इस बात को आप लोग याद रखना, बीपीएससी भी पूछ चुका है। हड्डियों द्वारा निर्मित औजार कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो चिरांद हो गया जगह। कहाँ पर है जी, तो सारण में है। तो उम्मीद करते हैं इसका भी सारा नोट्स पॉइंट क्लियर हो गया होगा आप लोग को। आइए आपको आगे बताते हैं। तो यहाँ से आप लोग को बताते चले कि बिहार के कुछ सीमावर्ती ज़िले के बारे में सवाल भी बीपीएससी खूब पूछता है बढ़िया से। तो यहाँ पे बता दें कि बिहार के सीमावर्ती ज़िले कौन कौन से हैं। जैसा कि आप लोग मैप देख पा रहे होंगे, बिहार का यहाँ पे है। इधर चौहदी बोले तो सबसे पहले मैप में ऊपर की दिशा में उत्तर रहता है, नीचे दक्षिण, इधर पूरब, और इधर आपका पश्चिम रहता है। क्या रहता है? पश्चिम। तो बात कर लेते हैं कि हम लोग का उत्तर में यानी नेपाल से कौन कौन से ज़िले सटे हुए हैं। तो नेपाल से सटे हुए ज़िले का नाम है किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट जो हैं नेपाल से सटे हुए हैं। इसका नाम कैसे याद रखना है, तो किशनगंज, अररिया, सुपौल, 3 गो एक साथ याद रखिएगा। किशनगंज, अररिया, सुपौल, 2 गो एक साथ मधुबनी, सीतामढ़ी, 2 गो हो गया, 3 2 5, फिर 2 गो बच गया पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण।
स्टैंड वेस्ट चंपारण। तो आप लोग इस तरीक़ा से याद कर सकते हैं, याद करने में कुछ है नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। फिर इसके बाद देखते हैं इसके पूर्व दिशा में जो कि पश्चिम बंगाल से एरिया से कौन कौन से सटे हुए हैं। तो एक यहाँ पे है किशनगंज, फिर इसके बाद है पूर्णिया, फिर इसके बाद है कटिहार। ठीक है, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। और यहाँ से आपको बता दें किशनगंज जो नेपाल से सटा हुआ किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और लास्ट में पश्चिमी चंपारण। ये टोटल 7 हो गया। और इधर हो गया किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। ये 3 सटा है पश्चिम बंगाल से। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी समझ में आ रही होगी। वहीं पे बात कर लेते हैं कि दक्षिण में झारखंड से कौन कौन से सटे हुए हैं। तो दक्षिण में देखिए पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर हो गया। तो यहाँ से सटे हुए हैं भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास। टोटल कितना हुआ यहाँ से आप लोग को? कटिहार, भागलपुर, बांका 3, जमुई, देखिए कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास। टोटल हमको लगता है 8 हो रहा होगा। तो देखते हैं नीचे कितना दिया है। तो यहाँ पे 8 दिया है, कटिहार, भागलपुर, बांका। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास। तो यहाँ पे जमुई जो है सोना के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा सवाल पूछता है बीपीएससी, कई बार पूछा है, इसे याद रखना। फिर इसके नीचे आते हैं पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल से कौन कौन से सटे हुए, इसको तो हम लोग पढ़ चुके। नहीं, पश्चिम में देखिए यहाँ पे लिखा गया पश्चिम में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, यानी उत्तर प्रदेश से कौन कौन सटे हुए हैं। तो इससे भी 8 डिस्ट्रिक्ट है, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर। दो नाम याद रखना, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर। 4 गो नाम याद हो गया। फिर सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण। तो यानी कि यहाँ पे जो देख सकते हैं, यहाँ पे रोहतास की स्थिति जो है यहाँ पे है रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर। फिर इसके बाद जो है सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण। टोटल यहाँ से भी आपको 8 डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलता है। तो ये था सीमावर्ती डिस्ट्रिक्ट। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद हम लोग का वैदिक काल, वैदिक पीरियड स्टार्ट हो जाता है 1000 BC से लेकर 6000 BC तक। इसके बारे में अध्ययन पहले शॉर्ट नोट्स के ज़रिए आपको करा देते हैं, फिर इसके बाद फुल नोट्स देखेंगे। वैदिक काल की जो पता चलता है, हमें पता चलता है कि आर्य सबसे पहले आए थे, जो कि उत्तर बिहार के उत्तर भाग में रहे थे। और इसके लिए 2 हमें टाइम पीरियड से गुजरना पड़ता है वैदिक काल में। पहला ऋग्वेद, दूसरा उत्तर वैदिक काल। और ऋग्वेद में बिहार में रहने वाले लोगों को किकट कहा गया है, इन आर्यों के द्वारा, जो आर्य आए थे। और यह जो है किकट उसे कहते हैं सबसे निम्न जाति के लोगों को। यह जो आर्य आए थे, हमें बिहार वासियों को किकट नाम से संबोधित किए थे। और विश्व का पहला गणतंत्र लिच्छवी होता है, वैदिक काल से ही पता चलता है। और अथर्ववेद में मगध के बारे में पता चलता है। यानी कि हम लोग को मेन मगध इम्पोर्टेंट है, यहाँ से सवाल खूब पूछता है। तो आपको अमूमन समझ में आ गया होगा क्या क्या अध्ययन करने वाले हैं हम लोग। तो आइए इसको विस्तार से जानते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फुल नोट्स में वैदिक काल के दौरान बिहार के बारे में क्या क्या स्थिति थी और कैसे कैसे सवाल यहाँ से बनते हैं, उसके बारे में हम लोग अध्ययन अब करने वाले हैं। सबसे पहले बता दें कि वैदिक काल को 2 चरण में बांटा गया है। पहला जो काल है ऋग वैदिक काल, जो कि शुरू में मैंने बता दिया, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। यहाँ से वैदिक काल में लोगों के रहने का प्रमाण हमें शतपथ ब्राह्मण से ही प्राप्त होता है। शतपथ ब्राह्मण क्या है? तो यजुर्वेद का जो बता दे ब्राह्मण ग्रंथ है। यहाँ से भी लोगों के रहने की जानकारी मिलती है, वैदिक काल से भी। और इस ग्रंथ के अनुसार बताया गया है कि लोग कहाँ पे रहते थे। तो एक विदेह क्षेत्र है जो वर्तमान समय में सीतामढ़ी और मधुबनी के एरिया के अंतर्गत आता है। तो विदेह क्षेत्र काफ़ी विकसित था वैदिक काल में। यह भी सवाल पूछा है कि जो वैदिक काल में कौन सा क्षेत्र ज़्यादातर विकसित था। तो यहाँ पे बताते चले कि विदेह था, विदेह हमारा विकसित था। तो यहाँ से और भी एक सवाल पूछता है, ये जो फैक्ट जान लीजिए, जो सीता माता का पिताजी यानी जनक, राजा जनक जी इसी प्रदेश के अंतर्गत आते थे, इसी प्रदेश के निवासी थे। ये हो गया फैक्ट। और यहाँ से एक और सवाल यह भी पूछता है विदेह से ही कि विदेह में एक लिच्छवी जगह है, और जो कि उस समय गणतंत्र था। गणतंत्र हम लोग 1950 में हुए, लेकिन यह
ईसा पूर्व की बात हो रही है, देख सकते हैं यहाँ पे वैदिक काल की बात हो रही है। तो उस समय में भी गणतंत्र कहीं ना कहीं जिंदा था, अस्तित्व में था। वह जगह था लिच्छवी, और लिच्छवी कहाँ पड़ता है? विदेह में। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे विदेह क्षेत्र वर्तमान बिहार के तिरहुत क्षेत्र में पड़ता है, और शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है। ये बात आपको पता होना चाहिए कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। और विदेह कहाँ पड़ता है? तो वर्तमान बिहार के तिरहुत प्रमंडल में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि अथर्ववेद में मगध क्षेत्र का जिक्र किया गया है। वर्तमान जो आप पटना देख रहे हैं, यह पहले पटना अकेले नहीं था। पटना, गया, औरंगाबाद, ये सब मिल के, ऐसे सारे डिस्ट्रिक्ट मिल के उस समय महाजनपद का निर्माण किए थे, जो मगध महाजनपद के नाम से जाने जाते थे। तो महाजनपद मतलब लोगों की एक बड़ी समूह में, जो जहाँ पर लोग बड़ी संख्या में रहते थे, उसे महाजनपद कहते हैं। उत्तर प्रदेश में अभी भी हम लोग तो डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं बिहार वासी, लेकिन यूपी में अभी भी महाजनपद ही बोला जाता है। तो उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे कि मगध क्षेत्र के बारे में पहला जिक्र कहाँ पर किया गया, तो अथर्वा वेद में। ऋग्वेद में बिहार के लोगों को कीकट कहा गया, जो कि शुरू में बोले। और यह कीकट का अर्थ क्या होता है? तो निम्न जाति के लोग को कीकट कहा जाता है। यहाँ पे और भी बताया जा रहा है कि वैदिक काल के दौरान जो है विदेह, मिथिला, लिच्छवी इत्यादि उत्तर बिहार के प्रमुख क्षेत्र थे। यानी कि नेपाल के जो एरिया है, उधर जो सटे हुए ज़िले थे बिहार के, कौन कौन से? उस समय जिला नहीं था, उस समय महाजनपद के रूप में था, क्षेत्र था। तो कौन कौन से क्षेत्र विकसित थे? तो पहला विदेह, जो कि सीतामढ़ी, मधुबनी से मिलकर बना हुआ है, मिथिला, और एक लिच्छवी था। तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखने की आवश्यकता है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से बताते चले, आपका वैदिक काल जो है बिहार हिस्ट्री के बारे में इतना ही जानकारी आपको रखने की आवश्यकता है। तो वैदिक काल ख़त्म। अब यहाँ से आपका महाजनपद काल स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले बता दें कि महाजनपद काल की जो है जानकारी हमें दो स्रोत से मिलती है, पहला स्रोत है कि अंगतुर निकाय, जो कि बौद्ध धर्म का जो एक है यहाँ पे ग्रंथ है। अंगतुर निकाय बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। और एक है भगवती सूत्र, जो कि जैन धर्म के अंतर्गत आते हैं। ये सभी के माध्यम से हमें महाजनपद काल की जानकारी मिलती है कि टोटल 16 संख्या इसकी जो है 16 होती है। और इसका काल जो है 600 ईसा पूर्व से मानी जाती है। तो पूछेगा कि महाजनपद की संख्या कितनी है? तो 16 थी। ये तो बीत गई है, समझिएगा। भाषा में थोड़ा इधर उधर हो सकता है बोलने में, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। इतिहास हम लोग बीती हुई घटनाएं ही अध्ययन करते हैं क्रमबद्ध तरीके से। ठीक है, तो इसका जो है 16 महाजनपद कितना है? 16 महाजनपद की संख्या है। और इसकी जानकारी हमें अंगतुर निकाय और भगवती सूत्र से मिलती है, जो कि बौद्ध एवं जैन धर्म के ग्रंथ माने जाते हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह भी एक सवाल पूछता है, क्या हमें बिहार की जानकारी अंगतुर निकाय से मिलती है? जी हाँ, मिलती है। ऐसा उत्तर कुछ करके आपको बताना है। और बता दें, यह 16 महाजनपद में से 3 महाजनपद केवल हमारे बिहार में अकेले पड़ते थे, जिनका नाम है पहला अंग महाजनपद, दूसरा वजी महाजनपद, और थर्ड पे आता है आपका मगध महाजनपद, जो कि मगध बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले निपटा लेते हैं इन छोटे सिक्के को, जो खुदरे हैं, इसको निपटा लेते हैं। अंग महाजनपद, तो देखिए अंग महाजनपद जो है वर्तमान, जैसे मान लीजिए हमारा वर्तमान बिहार जो है पहले महाजनपद में विभाजित था, तो वह तो अस्तित्व होगा ही, भले ही अब जिला बोलते हैं, लेकिन किस जिले में जो जनपद था अंग महाजनपद, ये तो होगा ही। तो आइए उसी के बारे में समझा देते हैं। तो वर्तमान आप लोग देखते हैं बिहार के भागलपुर और मुंगेर, इन सब जिलों में यह विकसित था। कौन? अंग महाजनपद। बोले तो इसी के अंतर्गत आने वाले जगह था अंग महाजनपद। उम्मीद करते हैं समझ गए। अथर्ववेद के अनुसार अंग महाजनपद की राजधानी चंपा बताई गई थी। चंपा बाई नहीं, तो यहाँ पे बताते चले अंग महाजनपद की जो है राजधानी चंपा बताई गई थी। और यहाँ पे ऐसा भी बताया जाता है कि चंपा को चेनपो नाम से भी संबोधित किया गया है, जो कि आपके यात्री जो हैं हेन संग नाम के हैं एक यात्री, जो कि चंपा को चेनपो नाम से संबोधित किए थे। चंपा वहाँ की नदी भी है। ठीक है, तो आप लोग याद रखना इसे। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। यह जो है चंपा, देखिए यहाँ पे बताया गया कि अंग महाजनपद में कुछ
जगह भी थे जो फेमस थे उस समय उस ज़माने में। तो पहला थे अस्पर और दूसरा था चंपा। इस महाजनपद की प्रमुख शहर थे, फेमस थे। और इस प्रदेश की आखिरी शासक कर्ण को माना जाता है। कर्ण इसी महाजनपद के अंतर्गत शासक थे, आते थे। उम्मीद करते हैं अंग महाजनपद आपको सारा डिटेल से समझ में आ गया होगा। इससे यही ज़्यादातर पूछता है कि चंपा है जो अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ पर है, चंपा। इसका आखिरी शासक कर्ण। फिर सवाल पूछेगा कि ये जो बताए हैं कि चंपा को कौन चेनपो बोले थे, तो यात्री हेनसंग। तो ये सब जानकारी आपको समझ में आनी चाहिए। दूसरा देखते हैं दोस्तों, वजी महाजनपद। वजी महाजनपद क्या है आखिर, यहाँ पे बात करते हैं वजी महाजनपद की। तो इसकी राजधानी सबसे पहले बात करते हैं वैशाली है, और यह भी किसी न किसी जगह में आता था। तो यह वर्तमान बिहार के कौन कौन ऐसे ज़िले थे जो मिल के वजी महाजनपद बनाए थे, तो यहाँ पे देखते हैं वैशाली, मुजफ्फरपुर, चंपारण, दरभंगा तथा सारण, ये सभी क्षेत्र शामिल थे वजी महाजनपद के निर्माण में। इस महाजनपद का विस्तार जो है नेपाल के माना जाता है तराई तक हुआ था, या नेपाल के तराई तक इसका विस्तार हुआ था वजी महाजनपद का। ठीक है। लिच्छवी गणराज्य जो है दुनिया का पहला गणतंत्र माना जाता है, जो कि इसी वजी महाजनपद का हिस्सा है। यहाँ पे आपको हम संबोधित कर चुके थे लिच्छवी के बारे में यहाँ पे बता चुके थे। तो आपको याद रखना पड़ेगा जो है लिच्छवी कहाँ से, तो वजी महाजनपद से, वजी महाजनपद के अंतर्गत आता था और राजधानी इसकी है वैशाली। ठीक है। लिच्छवी गणराज्य हो गया था और इसी वजी महाजनपद का हिस्सा भी था। और वजी महाजनपद में टोटल 8 प्रांत थे, जैसे विदेह हो गया, मिथिला हो गया, लिच्छवी हो गया। ये सभी उस समय के विख्यात जगह थे और लिच्छवी जो है वजी महाजनपद के अंतर्गत आता था। तो यहाँ से हम लोग वजी महाजनपद भी पढ़ लिए। अब आते हैं हम लोग मेन मगध महाजनपद। दोस्तों आपको पता होना चाहिए मगध महाजनपद के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं मगध महाजनपद के बारे में। तो उम्मीद करते हैं आपको जानकारियाँ सब समझ में आ रही होगी। अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स भी बनाते चलिएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मगध महाजनपद के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं वर्तमान बिहार के। तो सबसे पहले आप लोग पटना देखते होंगे, फिर जहानाबाद देखते होंगे, नवादा, गया, औरंगाबाद, ये सभी क्षेत्र उस समय मगध मिल के बनाए थे। तो मगध महाजनपद के बारे में शुरुआत कर रहे हैं। फिर इस पे जो है प्राचीन राजवंश के बारे में भी अध्ययन करेंगे। सबसे पहले शॉर्ट नोट्स के जरिए बता देते हैं। बताया जाता है कि इस पे कई सारे प्राचीन समय में राजवंश ने इस पे अधिकार किए थे, जिसमें पुराण और महाभारत के अनुसार बताया जाता है सबसे प्राचीन राजवंश इस पे जो अधिकार जमाए थे वह बृहद्रथ थे। कौन थे? राजा बृहद्रथ। किस वंश का संस्थापक थे? तो बृहद्रथ वंश, इन्हीं के नाम से इनका वंश भी था। और इस वंश के जो प्रतापी शासक माना जाता है जरासंध को, और इनका एक अखाड़ा भी है जो कि राजगीर वर्तमान नालंदा में देखने को मिलता है। एक इस वंश का जो है अंतिम शासक जो है रिम्पुजय नाम के शासक थे। तो ये थी उनका शॉर्ट नोट से। ठीक है। मगध महाजनपद की जो प्राचीन राजवंश की जानकारी मिलती है, अगर बोलेगा सवाल पुराण एवं महाभारत के अनुसार तब मारिएगा बृहद्रथ। अगर बोल दे कि बौद्ध ग्रंथ के अनुसार प्राचीन राजवंश कौन थे मगध महाजनपद के, तो इसका उत्तर हो जाएगा बिंबिसार, जो कि हर्यक वंश के संस्थापक थे। यानी वंश पूछेगा तो हर्यक। ठीक है। और इसमें भी 2 टाइप के पूछेगा। अगर कुछ भी ना पूछे कि केवल बोल देगा प्राचीन राजवंश मगध महाजनपद के कौन है, सवाल पूछा भी है, तो उस समय में हर्यक वंश मार देना। ठीक है। ये आपको बताते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। तो सबसे बात कर लेते हैं पहला राजवंश के बारे में, जो कि बृहद्रथ थे। तो बृहद्रथ थे और बृहद्रथ की राजधानी जो है राजगिरी। देखिए बृहद्रथ का भी राजधानी राजगिरी, और इसके बाद जो आएंगे हर्यक वंश का भी राजधानी राजगिरी, और प्राचीन राजधानी भी मगध का राजगिरी ही, तीनों आंसर राजगिरी ही होगा। ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। यहाँ से बृहद्रथ के बारे में आपको जानने की आवश्यकता है। तो बृहद्रथ वंश के जो संस्थापक थे, राजा थे, इनका नाम था बृहद्रथ। इनका वंश के बारे में जानकारी मिलती है पुराणों एवं महाभारत के अनुसार कि मगध महाजनपद पे सबसे प्राचीन जो राजा थे यही थे, यानी बृहद्रथ वंश ही इस पे अधिकार जमाया था। और इस वंश के जो है बताया जाता है कि प्रतापी शासक एक थे जिनका नाम है जरासंध। और बौद्ध ग्रंथ के अनुसार बोलेगा तो मगध का सबसे प्राचीन राजवंश हर्यक को माना जाता है, यानी बिंबिसार।
हर्यक वंश को माना जाता है और उसके अंतर्गत बिंबिसार आते हैं, अजातशत्रु आते हैं। सबको बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। लेकिन आपको पता चल रहा होगा किस तरीक़ा से हम लोग बिहार की हिस्ट्री अध्ययन कर रहे हैं। सारा सवाल बनेगा तो यहाँ से हमें तो नहीं लगता है कि अगर आपसे पूछेगा यहाँ से तो अगर छूट जाएगा। तो यहाँ से बोलेगा कि इस वंश का जो है आखिरी शासक कौन थे, तो रिम्पुजाए। तो यहाँ से बताया जा रहा है कि जरासंध का एक अखाड़ा भी है, जो प्रतापी शासक थे ना, उनका एक अपना अखाड़ा है जो बिहार के राजगीर में वर्तमान नालंदा में स्थित है। तो यहाँ से पहला वंश खत्म, बृहद्रथ वंश हम लोग ख़त्म कर लिए। उसके बाद एंट्री मारते हैं हर्यक वंश में। किसमें भाई? हर्यक वंश में। ठीक है, शॉर्ट नोट्स है, पहले शॉर्ट नोट्स को छोड़ते हैं, इसका फुल नोट्स ही देख लेते हैं एक बार में। तो यहाँ से आप लोग का स्टार्ट हो गया टाइम पीरियड हर्यक वंश का फुल नोट्स है। इसमें अध्ययन करेंगे। इसका काल जो है 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक माना जाता है। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मगध का यही सबसे प्राचीन राजवंश माना जाता है। प्राचीन राजवंश हर्यक वंश था। इस हर्यक वंश के संस्थापक का नाम बिंबिसार, जो कि कई बार बीपीएससी से रिपीट कर चुका है। बिंबिसार के मगध महाजनपद का पहला शासक जिसने अस्थाई सेना रखा। देखिए अस्थाई सेना क्या होता है, यह कोई घर है और इस घर में सेना रखने का काम अपने राजपाट के लिए यही राजा थे जो बिंबिसार नाम के राजा थे। इन्होंने ही इस प्रक्रिया को शुरू किया और इसी को बोला गया अस्थाई सेना रखने का प्रावधान किसने सबसे पहले शुरुआत की, तो बिंबिसार ने किया। फिर इसके बाद है कि गौतम बुद्ध भी कहीं उनका भी इतिहास कहीं फल फूल रहा था, इनके समकालीन था, अर्थात इनके समकालीन था। किनका इतिहास भाई? तो यहाँ पे बताया गया है कि गौतम बुद्ध का। तो इसी बात के मतलब यही हुआ इस बात का कि गौतम बुद्ध बिंबिसार के समकालीन थे, यानी इनका भी इतिहास उस समय जागृत हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे बताया जाए कि बिंबिसार के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक रहते थे। ऐसा बताया जाता है कि इनके दरबार में जो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे, तो इनके दरबार में एक रोग का इलाज करने के लिए वैद्य को बुलाया गया और उस चिकित्सक का नाम था जीवक। सवाल पूछा भी है बीपीएससी में, आपको कराऊंगा, अभी इंतज़ार कीजिए, पहले नोट्स को अध्ययन कीजिए, फिर देखिएगा प्रश्न कैसे आप लोग कर पाते हैं। अगर आप लोग नोट्स को बढ़िया से समझें सुने हैं तो सारा प्रश्न कर पाएंगे, लेकिन उसको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। इस वीडियो में केवल नोट्स का अध्ययन ही करेंगे। अगर आप लोग जब भी देख रहे हैं तो अपने दोस्तों में भी इसे अवश्य शेयर कीजिएगा जो बिहार संबंधित खासकर प्रिपरेशन में लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि बिंबिसार ने बेनुवन बांस का बगीचा गौतम बुद्ध को उपहार के तौर पे दिया था। यानी कि बिंबिसार थे जो उन्होंने बांस का बगीचा, बेनुवन क्या है? बेनुवन बांस का एक बगीचा है जो कि गौतम बुद्ध को दिए थे गिफ्ट में, उपहार में। यह बेनुवन वर्तमान में भी देखने को मिलता है। राजगीर नालंदा में चले जाइएगा, वहाँ से आप लोग इसका जानकारी और भी अच्छे से देख पाएंगे। यहाँ से बताया जाता है कि बिंबिसार ने अपने साम्राज्य का विस्तार, देखिए यही वंश था जो कि मगध का विस्तार करने में महारथ हासिल किया था। यानी कि पूछता है सवाल कि मगध महाजनपद की जो विस्तार किस वंश में देखने को मिला, तो इन्हीं के यानी कि हर्यक वंश में। तो बताया जाता है कि बिंबिसार ने अपने साम्राज्य का विस्तार युद्ध करके साथ साथ वैवाहिक संबंध से भी बढ़ाया है। यह दो तरह के नियम को अपनाए थे। पहला नियम ये अपनाए थे कि जिस क्षेत्र के इनको लगता था कि राजा इनसे शक्तिशाली है तो ये अपना शादी रचा लेते थे। सुन के आश्चर्य होगा कि ये कई शादियाँ रचाए थे। ठीक है, यह कई शादियाँ रचाए थे और जो इनसे छोटे राजा थे, यानी जिनसे यह लड़ाई में जीत पाते थे, वहाँ युद्ध करके वहाँ के जगह हासिल कर लेते थे। तो इसी तरीक़ा से एक वजी नाम का एक जगह है जहाँ के राजा इनसे शक्तिशाली थे, तो उनके यहाँ उनके पुत्री से यानी वजी महाजनपद के यहाँ वहाँ से विवाह करके उस जगह को अपने जो साम्राज्य में मिलाने का काम किए। तो यहाँ पे वही बात बताया गया है कि बिंबिसार ने वजी संघ के राजकुमारी चेलना से विवाह करके वजी को मगध का हिस्सा बना लिया। तो पूछता भी है सवाल कि जो है हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार किस तरीक़ा से अपने मगध का विस्तार करने के लिए नियम बनाए थे। तो यह दो तरीक़ा के नियम बनाए थे। पहला नियम था कि युद्ध करके अपने से छोटे राजा को युद्ध करके हरा कर उनका साम्राज्य मिला लेते थे, और अन्यथा उनसे अगर शक्तिशाली कहीं मिल जाए, उनसे भी बबर शेर मिल जाए, तो उनको क्या करते थे, तो उनको
उनके यहाँ विवाह रचा लेते थे और ऐसे कई शादियाँ किए थे, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ तक ये जानकारी है और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक आप लोग हर्यक वंश के संस्थापक तक देख लिए। फिर इसके बाद किसी नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे, क्योंकि यहाँ तक नोट्स का जो PDF समाप्त हो चुका है। फिर से अब नोट्स का अपने PDF क्रिएट करके आपको समझाने का प्रयास करूँगा। इसमें अभी आपका ख़त्म नहीं हुआ है हर्यक वंश। नेक्स्ट वीडियो में हर्यक वंश से भी इससे आगे वाला जो नोट्स है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद जो आता है, कई सारे शासक अब यहाँ से धड़ाधड़ शुरुआत कर चुके होते हैं और यहाँ से रथ मुसल और ढेर सारे आपको जानकारी देखने को मिलेगा, जो आपका ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाला है। कैसा, हमें तो नहीं लगता है अब आपसे सवाल छूटेगा भी। तो जाते जाते एक प्रश्न का जवाब देते जाना आप लोग कि बौद्ध ग्रंथ का अनुसार जो है सबसे, छोड़ो इसको मत बताओ, इस प्रश्न का उत्तर देना कि हर्यक वंश के संस्थापक का नाम बताएं, यानी कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे। तो इसका नाम आप लोग कमेंट में अवश्य बताना। अगर आप लोग जब भी इस वीडियो को देख रहे होंगे और यहाँ तक जो भी स्टूडेंट आए हैं, जो भी एस्पिरेंट आए हैं, हम भी स्टूडेंट ही हैं, तो जितने भी लोग आए हुए हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया और ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखें। कैसा लगा वीडियो कमेंट में अवश्य बताएं। बताने समझाने का तरीका कैसा था ये भी अवश्य कमेंट में बताइएगा। उसे देखकर मैं सुधारने का कुछ प्रयास करूँगा। नेक्स्ट बार में इससे और भी बेहतर आपको कुछ, अगर प्यार सपोर्ट आपका अच्छा आएगा तो आपको और भी बेहतर देने का प्रयास करूँगा। देखते हैं प्यार सपोर्ट दे पाते हैं या नहीं अपने इस छोटे भाई पर। बने रहिएगा और भी अध्ययन के लिए। बिहार भूगोल, बिहार पॉलिटिक्स सब अभी बाकी है।